हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। तो आज की इस वीडियो में हम BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन को देखने जा रहे हैं। ये वीडियो वन होने वाली है क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जो कि है हिंदी भाषा और विविध प्रकार के लिए। ठीक है। और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य इग्नू के नाम से है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इग्नू के सब्जेक्ट BHDLA 135 को डिस्कस करने जा रहे हैं, हिंदी भाषा और विविध प्रकार। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनके पास ये सब्जेक्ट हिंदी भाषा और विविध प्रकार है। ओके, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उनका एग्जाम में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर में हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लहजा या अनुतान किसे कहते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब उदाहरण के साथ आपको इसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, जब हम लहजा की और अनुतान की बात करते हैं, तो ये भाषा के एक महत्वपूर्ण आंशिक अंग होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज में जब आप सीखते हैं, तो उसमें जो आपका टोन होता है और जो अनुतान होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोन यानी लहजा, ठीक है। किस तरीके से आप बोल रहे हैं, किस लहजे में आप बोल रहे हैं, और आपका अनुतान क्या है, किस चीज को आप ज्यादा खींच रहे हैं, किसको कम खींच रहे हैं। तो बेसिकली वो होता है। ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में जो लहजा और अनुतान होता है, उसका अपने आप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना, वो अपनी भाषा को एक विशेष ढंग से बोलता है। किसी के बोलने का तरीका अलग होता है, कोई सेम लैंग्वेज को अलग अलग टोन में यूज करते हैं। तो मतलब कहने का यहाँ पे है, सभी अपने 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 तरीके से, यूनिक तरीके से किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं। उसी प्रकार जितनी भी सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान होती है, उसको व्यक्त कर पाते हैं थ्रू इन लैंग्वेजेस का यूज करके हम। ठीक है। तो ये जो है आवाज, उच्चारण, वाक्य रचना या फिर शब्द चयन करना हो आपको, या वाक्यांशों की व्यवस्था करनी हो, इन सभी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है। और इसे समझने के लिए अगर मैं उदाहरण से आपको समझाऊं, तो देखिए, अगर आपको भाषा का लहजा समझना है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे किसी भी भाषा की जो लहजा होता है, वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो स्थानीय शब्द होते हैं या जो व्यंजन होते हैं या फिर वाक्य जो होते हैं, उनका ही प्रयोग किया जाता है, जो आम बोलचाल में भी यूज होता है। जबकि जो अंग्रेजी होती है ना, उसमें हिंदी भाषा के लहजे में अंग्रेजी के शब्दों, उच्चारण और वाक्य रचना का प्रभाव दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे जो हिंदी भाषा होती है, उसमें स्थानीय शब्दों का ही उपयोग किया जाता है। परंतु जब हम दूसरी और अंग्रेजी में देखते हैं, तो जो अंग्रेजी हिंदी भाषा होती है, उनके लहजे में जो अंग्रेजी शब्द होते हैं, आपने देखा होगा, अगर कोई इंडियन हिंदी बोल रहा है और कोई फॉरेनर हिंदी बोल रहा है, तो उन दोनों के बोलने के तरीके का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो यही बेसिकली, इस डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है भाषा का जो लहजा है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि कई बारी जो फॉरेनर बोलते हैं हिंदी में, वो कई बारी ना फॉरेनर वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, मतलब वो उसी लहजे में बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही भाषा को दो तरीकों से, किस लहजे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोला जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर हम क्षेत्रीय अनुतान की बात करें, तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर उत्तराखंड के गढ़वाल का है और कोई उत्तर प्रदेश के बंगाली इलाके में रहता है, ठीक है, तो है तो दोनों एक ही जगह की, बट उनका लैंग्वेज अलग अलग है। एक गढ़वाली बोलता है और दूसरा बंगाली बोलता है। तो उसमें जो उनके बोलने का जो शब्द होगा, वो किसी किसी शब्द को गढ़वाली थोड़ा कम खींचेंगे, मतलब उस शब्द को तुरंत बोल देंगे। और कई बार बंगाली क्या होता है, खूब भालो, मतलब ऐसे होता है ना कि आ, बोलने के तरीका अलग होता है दोनों का। कोई शब्द को वो ऊपर तक खींच के लेके जाते हैं, कोई थोड़ा तेज बोलते हैं, कोई बिल्कुल मीडियम आवाज में बोलते हैं। तो यही बोलने का तरीका, अनुतान, किस शब्द को कितना खींचना है, वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गढ़वाली और बंगाली की लैंग्वेज को ध्यान अगर आप करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इन उदाहरण से ना स्पष्ट हो सकता है कि जो लहजा और अनुतान जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति की भाषा को उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भौगोलिक पहचान होती है, उससे जोड़ता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आपको किसी भी भाषा का जो लहजा और अनुतान है, वो बहुत हेल्प करता है उसके भौगोलिक पहचान से जुड़ने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हिंदी वर्तनी तथा विराम चिन्हों के मानक लेखन के नियमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। हमें जितनी भी हिंदी वर्तनी होती हैं या विराम चिन्ह होती हैं, तो देखिए, जो हमारी हिंदी वर्तनी होती है,
उसमें क्या होता है ना, वो एक मानक लेखन प्रणाली होती है हिंदी भाषा में। खासकर जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो उसके लिए जो हम शब्दों का उपयोग करते हैं वो ठीक से लिखने के लिए, ताकि आप जब हिंदी लिख रहे हो तो उन नियमों को फॉलो करें और अच्छे तरीके से लिखें। ये जो नियम है ना, इनका पालन करने के द्वारा ही, जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो उसके द्वारा जो हमारे शब्दों का उपयोग होता है वो स्थानीय गठन या फिर अक्षरों का अगर वर्गीकरण करना हो तो उन सभी के सही उच्चारण के लिए हमें इन नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। और अगर जब हम हिंदी वर्तनी के मानक लेखन के नियमों की बात करते हैं तो उसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। अगर हम पहले नियम की बात करें तो जिसमें होता है अक्षरों का स्थानीय गठन। इसमें क्या बता सकते हैं आप कि हिंदी वर्तनी में जो हमारे अक्षर होते हैं उनके स्थानीय गठन का पालन किया जाता है, अक्षरों को सही क्रम में लिखा जाता है और उनके बीच में जो आवश्यक रिक्त स्थान है उसको भी दिया जाता है, ठीक है। कई बारी होता है ना कि कुछ शब्द होते हैं उनके, देखिए आप जैसे ये शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये सब में बराबर है। मतलब जितना जितना गैप होना चाहिए, वो रिक्त स्थान जितना होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और उनको सीक्वेंस में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं एक शब्द आप यहाँ लिख रहे हैं तो एक यहाँ लिख रहे हैं, एक यहाँ लिख रहे हैं, तो मतलब वो एक लाइन में और जितना उनके बीच में गैप चाहिए आप इक्वली डालेंगे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, है ना, अक्षरों का हम स्थानीय गठन करते हैं। उसी के साथ-साथ आप बता सकते हैं कि कैसे स्वर जो होते हैं हमारे और जो व्यंजन होते हैं उनका सही उच्चारण भी अपने आप में बहुत उपयोग हो सकता है, सॉरी, बहुत उपयोगी होता है और बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप हिंदी वर्तनी में जब स्वरों का नाम लेते हैं जैसे कि ई, और जब आप व्यंजनों का नाम लेते हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप क को ख तो नहीं बोलते हैं ना, इसी प्रकार जब हम स्वर और व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो उनका सही उच्चारण करना भी अपने आप में एक नियम होता है, ठीक है? और जैसे कि विराम चिन्हों का प्रयोग करना, जब आप लिखते हैं या फिर जब आप पढ़ते हैं, तो जहाँ पर विराम चिन्ह है, जहाँ पर कॉमा है, आपको वहाँ पर थोड़ा-सा पॉज़ लेना होता है, आपको पता होगा आई थिंक। ये हमारी वर्तनी का नियम होता है ना? तो विराम चिन्हों का प्रयोग करना, शब्दों को विभाजित करना और वाक्यों को संरचित करना, इससे पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस जो है, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस जो है शुरू हो रहा है। तो ये भी एक नियम है। और अक्षरों और मात्राओं का पालन करना, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगनी है, आप वहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं, है ना? तो हिंदी वर्तनी में जो अक्षर होते हैं हमारे, अक्षरों होती हैं जो हमारी, उनकी मात्राओं का पालन करना भी अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। और मात्राओं को उच्चारित करने के लिए जो उच्चारण संकेत है, यहाँ के विराम चिन्ह है, उनका भी प्रयोग किया जाता है। और योजक अक्षरों की अगर हम बात करते हैं, तो हिंदी जो हमारी वर्तनी होती है, उसमें योजक अक्षरों का प्रयोग और शब्दों को संयोजित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, क और अ को जोड़ के हम का उपयोग बनाते हैं, तो हम संयोजन अक्षर जो होते हैं हमारे, उनका हम उपयोग करते हैं। योजक जो अक्षर होते हैं हमारे, उनका उपयोग करते हैं। जैसे आपको का लिखना है तो क और अ आप अलग-अलग नहीं लिखेंगे, उसकी डंडे को लगाकर आप का बनाएंगे, राइट? तो हम योजक अक्षरों का उपयोग करते हैं। ये कुछ जो नियम है वो हमारी हिंदी वर्तनी के मानक लेखन के आम नियम है, ठीक है, जिनका पालन करके हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट और सुगम और सही हिंदी लेखन कर सकते हैं। जब आप कुछ हिंदी लेखन कर रहे हो तो आपको इन चीज नियमों का पालन करना बहुत उपयोगी हो जाता है ना। और नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, राजभाषा हिंदी के स्वरूप का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है, राजभाषा जो हमारी हिंदी है उसका भारत को मान्यता प्राप्त है और आधिकारिक भाषा है, जो भारतीय संविधान में स्वीकृति प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, सामरिक और सामान्य विकास की प्रोत्साहन के लिए प्रयासों का हिस्सा बनी है। यदि हिंदी भाषा जो है एक प्रमुख रूप, और आपको पता होगा कि हमारा जो राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्शा दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं, है ना? तो ये जो है हिंदी भाषा का एक प्रमुख रूप है और इसका प्रयोग सरकारी संस्थानों, मुख्यालयों या कोई वर्क करना हो, कोई फॉर्म वगैरह भरना हो, तो उसमें भी आप हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक कि आप ऑल ओवर इंडिया में किस भी काम करना है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, या मुख्यालय जो है अदालतें वगैरह है, वहां पर हिंदी का ही उपयोग किया जाएगा। और उसी के साथ जब हम राजभाषा हिंदी की बात करते हैं तो उनके स्वरूप में ना निम्नलिखित तत्व जो है वो आधारित होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है वर्णमाला। तो देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें वर्णमाला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला से ही हम उनके शब्दों को जोड़-जोड़ कर, अक्षरों को जोड़-जोड़ कर हम शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है? और आप सभी को पता होगा कि आदि के 33 व्यंजन होते हैं, है ना?
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतर्वर्णीय व्यंजनों का प्रयोग भी होता है जो कि हिंदी भाषा की विशेषताओं को व्यक्त करने में मदद करता है। और साथ ही साथ अगर हम शब्दावली इसमें जो है हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें राजभाषा हिंदी जो है हमारी उसके स्वरूप में अगर हम बात करें तो शब्दावली भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजभाषा जो हिंदी है उसकी शब्दावली जो है बहुत विशाल है और विविधतापूर्ण है। इसमें संस्कृत, पर्शियन, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द शामिल होते हैं। कई बारी सॉरी कई बारी आप हिंदी पढ़ते वक़्त ध्यान देते होंगे कि आपको हिंदी आती है इतनी अच्छे तरीके से, फिर भी कई-कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपने कभी सुना ही नहीं था। उनका अर्थ सेम होगा बट आपने पहली बार देखा है, राइट? और कई जो हिंदी के शब्द होते हैं वो बहुत थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, है ना? जैसे कि कारक, क्रिया, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये अलग-अलग रूप हैं हमारे शब्दावली के। और व्याकरण हिंदी व्याकरण में जब हम बात करते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, है ना? संधि, समास, वचन ये सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका परिचय होता है हिंदी के व्याकरण में। और ये व्यावहारिक नियमों को समझने और वाक्य को सही ढंग से बनाने में हमें मदद करती हैं। तो व्याकरण भी आना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है? और इसी के साथ-साथ लेखन की प्रणाली, इसमें क्या होता है जो राजभाषा हमारी हिंदी है, उसके लेखन प्रणाली में वर्तनी, विराम चिन्हों का प्रयोग और वाक्य रचनाएँ, अलंकार, रस, छंद इन सभी का प्रयोग किया जाता है ना? और यह जो है स्पष्ट, सुगम और आकर्षक लेखन को सुनिश्चित करती हैं। ये तत्व जो है हिंदी भाषा के राजभाषा स्वरूप के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो इसे उच्चतर शिक्षा, सरकारी संस्थान और जो संघीय सरकारी विभागें होती हैं, उनके साथ संबंधित करती हैं। इन तत्वों का समय-समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि ये जो है मानक रूप में बना रहे और लोगों को सही ढंग से समझ में आ सके। तो हिंदी भाषा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग्यता निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सामाजिक विज्ञान संबंधी पाठ लेखन की विभिन्न युक्तियों बिंदुओं को विस्तार से विवेचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है सामाजिक विज्ञान संबंधी जितने भी पाठ या लेखन है। तो सामाजिक विज्ञान संबंधी जो हमारे पाठ या लेखन है उसमें ना कुछ महत्वपूर्ण युक्तियां होती है, बिंदुएं होती हैं जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है प्रयोगात्मक गतिविधि। इसमें क्या होता है सामाजिक विज्ञान के जितने भी पाठ हैं उनमें हम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जब हम बात करें तो एक वार्तालाप या ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू जब हम किसी चीज को समझते हैं तो वो हमें और अच्छे से समझ में आती है। और एक हमारा होता है व्यापक संदर्भ। इसमें क्या होता है सामाजिक विज्ञान में जितने भी पाठ होते हैं उसमें छात्रों को व्यापक संदर्भ प्रदान करना चाहिए। ये जो है छात्र को विभिन्न इतिहास, राजनीतिक विज्ञान इन सभी से रूबरू कराता है और उसको समझने का मौका देता है। और नेक्स्ट हमारा होता है तात्कालिकता। इसमें क्या होता है सामाजिक विज्ञान के पाठ में जब हम तात्कालिकता के महत्व को देखते हैं तो उसमें छात्रों को अद्यतन घटनाएं, वर्तमान सामाजिक मुद्दे और जितने भी आपातकालीन विषय होते हैं उनको समझने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिसके थ्रू क्या होता है कि सामाजिक जितना भी विज्ञान संबंधी चीजें होती हैं वो समझ में आती हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है संगठित सूचना। संगठित सूचना का मतलब है यहाँ पे किसी भी चीज को इकट्ठा करके और फिर समझना। तो सामाजिक विज्ञान या पाठ में संगठित सूचना प्रदान करना और आवश्यक हो जाता है ताकि छात्रों को सुसंगत और संचरित सामग्री के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा सके और उनको समझने में और आसानी हो। तो इन युक्तियों का जो है पाठ लेखन में उपयोग करना चाहिए ताकि छात्रों को सामाजिक विज्ञान के मूल में या अवधारणाओं और जो इतने भी मुद्दे होते हैं उनको समझने में मदद मिले और उन्हें विचारशीलता और विमर्श क्षमता, लेखन कौशल इन सभी को विकसित करने में और भी ज्यादा सहयोग प्रदान हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला हमारा राष्ट्रभाषा, साहित्यिक हिंदी, ध्वनि और शब्द और प्रयुक्ति। आप एग्जाम में इन दोनों में से किसी एक पर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रभाषा। तो जब हम राष्ट्रभाषा को हम अभी थोड़ी देर पहले ही वो हमारा राजभाषा था, ठीक है? तो एक राष्ट्रभाषा होने का स्तर समाज के एकीकरण और संवैधानिक एकता को बढ़ावा देता है। अगर कोई भी भाषा एक राष्ट्रभाषा होती है, तो उससे संवैधानिक जो एकता होती है उसको बढ़ावा मिलता है, समाज के एकीकरण होने का बढ़ावा मिलता है। और जो राष्ट्रभाषा भाषा होती है, उनका होने यह संवैधानिक रूप से लोगों के भाषाई अधिकार को सुनिश्चित करता है। जब कोई भी भाषा जो है राष्ट्रभाषा हो जाती है, तो संवैधानिक रूप से उसको ज़्यादा महत्वपूर्णता बढ़ जाती है ना? और साहित्यिक हिंदी की अगर हम बात करें, तो साहित्यिक हिंदी एक समृद्ध और विशेषता से भरपूर भाषा है, जिसमें कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, इन सभी को व्यक्त किया जाता है। और जो हमारी साहित्यिक हिंदी होती है, उसमें रचनात्मकता और विचारशीलता को प्रोत्साहित करती है और साथ ही साथ जो हमारी भाषा की जो सौंदर्यपूर्णता होती है, उसको प्रशंसा करती है। मतलब हमारी जो भाषा है, वो अपने आप में कितनी सुंदर है, कितनी स्पष्ट है, इसको एक्सप्लेन करती है साहित्यिक हिंदी, है ना? और नेक्स्ट हमसे पूछा गया ध्वनि और शब्द।
तो जब ध्वनियों और शब्दों की बात आती है, तो उसमें ना भाषा के महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो कि उच्चारण और अर्थ को संचालित करते हैं। ध्वनियों को सही तरीके से उच्चारण करना और शब्दों के सही वाक्यांश में प्रयोग करना, इन सभी को ध्यान देने के लिए भाषा सुंदर और सही उपयोग होता है। जब आप ध्वनियों को अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जब आप बोल रहे हैं, अपने उच्चारण पर जब आप ध्यान देते हैं, तो जो आपका वाक्यांश है, वो और भी ज़्यादा सुंदर और स्पष्ट सुनाई देता है। तो उच्चारण पर ही कई चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। कोई एक वाक्यांश जो है किस बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से भी बोला जा सकता है और उसी सेंटेंस को इतने प्यारे, इतने सुंदर तरीके से बोला जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उच्चारण पर यानी ध्वनि और शब्दों पर डिपेंड करती हैं। प्रयुक्ति की अगर हम बात करें, तो प्रयुक्ति क्या है यहाँ पे? प्रयुक्ति भाषा का उचित और सुव्यवस्थित प्रयोग होता है, जो संवाद को स्पष्ट और सुगम बनाता है। तो जब आप संवाद करते हैं किसी चीज़ से, तो आप प्रयुक्तियों का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ों का उपयोग किया जाता है और अच्छी प्रयुक्ति जो होती है, वो संदेशों को प्रभावी और भी प्रभावशाली बनाती है और भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। जब आप भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रयुक्तियों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है ना? तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इन वीडियोज़ को ज़रूर आप देख के जाइएगा एग्ज़ाम देने जाने से पहले। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसा नहीं है कि एज़ इट इज़ क्वेश्चन पेपर आएगा, बट इनमें से क्वेश्चन्स का रिपीट होना बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स